Hello everyone, this side Vibha. I hope you are doing well and I welcome you to your own educational hub channel where we learn and grow together. आज हम पढ़ने वाले हैं रेंज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छे से समझ आता है और पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक उनको भी समझना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज़ लर्निंग डिफ़िकल्टी, डिफरेंस क्या है लर्निंग डिफ़िकल्टी और लर्निंग डिसेबिलिटी में, और टाइप्स देखेंगे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ और डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज़ की, इसके क्या क्या कॉजेज़ हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के क्या कॉजेज़ हैं, रेंज जानेंगे, रेंज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टी किसको कहा गया है, डू यू नो में हम कुछ फैक्ट देखेंगे इसी के रिगार्डिंग, देन इसका लास्ट में हम कंक्लूजन करेंगे। में सबसे पहले देखते हैं हम कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं उसको हम एज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी कह सकते हैं, और ये ऐसी कंडीशंस होती हैं जो अफेक्ट करती हैं इंडिविजुअल्स की एबिलिटी, और मतलब जो इंडिविजुअल की एबिलिटी का मतलब है एक इंडिविजुअल की जो योग्यता है उसको प्रभावित करती है, उस पर असर डालती है। किस चीज़ के लिए? ताकि वो कोई भी नॉलेज को जब गेन कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट से, या ऐसी कुछ स्किल्स जिनमें उनको डिफ़िकल्टी आती है जो प्रभाव डालती हैं ऐसी कंडीशंस पे, जिसमें देखा गया कि जो उनके सेम एज ग्रुप के जो पीयर्स होते हैं, सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, उनके साथ वो कुछ लेवल पर अफेक्ट करती है उनकी एबिलिटी, वो उस लेवल पर नहीं उसको रिसीव कर पा रहे नॉलेज को। और ये अक्सर देखा गया है कि जो उनका ये किस चीज़ में रिज़ल्ट करता है, उनका कॉग्निटिव डिसऑर्डर होता है, कहीं ना कहीं इशू होता है उनकी ब्रेन की एबिलिटी के साथ कि वो किसी भी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। तो मेनली लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ उसको कंसीडर किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है, एक इंडिविजुअल जो है जिसको लर्निंग डिफ़िकल्टी है वो उस लेवल पर इतनी जल्दी नहीं सीख पाएगा अपने जैसे कि उसके साथ के जो पीयर्स हैं वो सीख पा रहे हैं। तो कुछ डिफरेंस जो उसका लर्निंग एबिलिटी या पेस में, स्पीड में वेरी करेगा, डिफरेंस होगा। और कहीं ना कहीं जो ये कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग है जो कि अफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स, और जो कि चैलेंजिंग होते हैं। बेसिक स्किल्स में जैसे आ जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन, सेल्फ अवेयरनेस या माइंडसेट की बात करें तो वो चैलेंजिंग एक बच्चे के लिए बन जाता है जो लर्निंग डिफ़िकल्टी को फेस कर रहा है। और हैविंग अ लर्निंग डिफ़िकल्टी का मतलब ये नहीं है कि एक बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। इसका मतलब है कि उस बच्चे को ज़रूरत है कि उसको अलग तरीके से पढ़ाया जाए या चीज़ों को सिखाया जाए। और जो लोग हैं या जो पर्सन है या कोई भी एक बच्चा लर्निंग डिफ़िकल्टी के साथ, उसको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेसिफ़िक स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेन किया जाए। अब स्पेसिफ़िक स्ट्रैटेजी को हम कह सकते हैं कि जिसमें किसी भी टास्क को छोटे छोटे स्टेप्स में उसको बांट दिया जाए सिखाने के लिए बच्चे को, या कुछ भी एक बेस्ट वे में उसको प्रेजेंट किया जाए इन्फॉर्मेशन को। और एक जो ट्रेनर है जो ट्रेन करेगा बच्चे को, उसको रेगुलर इंश्योर करे उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को डे बाय डे इनकरेज करे, उसकी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस को जो वो कर रहा है उसके ऊपर फोकस कर कर, या कॉन्क्रीट एग्जांपल लाइक उसको कुछ भी ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करके टेंजिबल वे में पहले उसको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे सकते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, फिर उस इन्फॉर्मेशन को सिखाया जा सकता है बेटर वे में। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हम कह सकते हैं कि बच्चे को स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू उसके जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम किया जा सकता है, और उसके जो प्रोग्रेस की तरफ इन एकेडमिक एनवायरनमेंट में ये हेल्प कर सकता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन। देखेंगे पर्टिकुलरली लर्निंग डिफ़िकल्टी किसको बोला गया है, लर्निंग डिफ़िकल्टी क्या है। मेनली लर्निंग डिफ़िकल्टी का हो या लर्निंग, इसको डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी भी कहा जा रहा है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो ब्रेन है वो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं उसको किसी भी चीज़ को समझने के लिए, उसको वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। कोई इन्फॉर्मेशन अगर बच्चे को दी जा रही है, अगर वो डिफ़िकल्टी में है, वो उसको अच्छे से नहीं कर पा रहा है, या उसकी जो स्पीड है वो स्लो हो सकती है और बच्चों के मुकाबले उसकी एज के। और इस तरह से कई सारी सेवरल डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं लर्निंग डिफ़िकल्टी में मेन कॉज क्रिएट करता है। और इसको हम कह सकते हैं कि जो लर्निंग डिफ़िकल्टी है एक टाइप ऑफ स्पेशल एजुकेशन नीड है, मतलब कि एक स्पेसिफिकली एक बच्चे को उसकी चैलेंज डिफ़िकल्टी को
ओवरकम किया जा सकता है थ्रू स्ट्रैटेजीज़ के, जैसे अभी हमने बात की थी, जो कि अफेक्ट कर रहा है पर्टिकुलर किसी एरिया ऑफ लर्निंग में। जैसे अगर सपोज़ रीडिंग में डिफ़िकल्टी है, राइटिंग में है, या स्पेलिंग में है, तो या कम्युनिकेशन में है, तो उस चीज़ के ऊपर मेनली फोकस कर कर ट्रेनिंग देकर बच्चे की चैलेंजेस को दूर किया जा सकता है। और कई सारे लेवल ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, इसकी रेंजेस हैं कि कितना रेंज ऑफ डिफ़िकल्टी लेवल को ओवरकम किया जा सकता है और कितना नहीं। सो नेक्स्ट वी हैव डिफरेंस बिटवीन लर्निंग डिफ़िकल्टी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब दोनों वर्ड वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको यूज़ इंटरचेंजेबल है, ये कर लेते हैं इसको यूज़, बट इन दोनों के डिफरेंस है इन दोनों में, जो हम जानेंगे कि डिफ़िकल्टी और डिसेबिलिटी में क्या डिफरेंस है मेजरली, अगर किसी को लर्निंग डिफ़िकल्टी या डिसेबिलिटी है। अगर हम बात करें लर्निंग डिफ़िकल्टी की, तो लर्निंग डिफ़िकल्टी में देखा गया है कि जो बच्चे हैं लर्निंग डिफ़िकल्टी में अंडर अचीव एकेडमिकली का मतलब है कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं बच्चे को कि वो एबनॉर्मल फंक्शंस करता है स्कूल में और अच्छे से मतलब अटेन नहीं कर पाता है अपने प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ जो एक स्कूल में अचीवमेंट का प्रोसेस है, इतना स्टैंडर्ड सेट किया गया है क्लास के लिए, अगर उसको अचीव नहीं कर पा रहा है, फेल हो रहा है, तो अच्छे से नहीं, डज़ नॉट डू वेल, अच्छे से नहीं कर पा रहा है एज एक्सपेक्टेड, तो वो अंडर अचीव एकेडमिकली हो रहा है, तो उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, दैट मीन्स। और फॉर अ वाइड रेंज ऑफ रीजंस की वजह से हो सकता है, जिसमें कि सेंसरी इम्पेयरमेंट आ जाते हैं। मतलब इम्पेयरमेंट मतलब एक ऐसी स्टेट जिसमें फिजिकल मेंटल कंडीशन जो है या पार्ट ऑफ योर जो भी बॉडी का जो पार्ट है या ब्रेन है वो प्रॉपर्ली अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो इसमें इंक्लूड होता है सेंसरी इम्पेयरमेंट, जैसे वीकनेस हो सकती है विजन में, सुनने में, सिवियर बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं। हाई एब्सेंटीज़ बच्चा करेगा अगर उसको डिफ़िकल्टीज़ है, नहीं वो उस चीज़ को एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ला पा रहा है। अगर इनफेक्टिव इंस्ट्रक्शन की वजह से ये हो सकता है, अगर टीचर अच्छे से नहीं उसका इंस्ट्रक्शन वे ऑफ जो भी इंफॉर्मेशन देने का अच्छा से नहीं है, या इनएडिक्वेट करिकुला है, तो ये सब चीज़ें जो है डिफ़िकल्टी कर सकती हैं बच्चे को। बट वेयर एज अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें, तो चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के साथ, वो क्या होता है उनमें हैव अनएक्सपेक्टेड और परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ होती है। मतलब ये जो बच्चा है उसमें अनएक्सपेक्टेड होता है और परसिस्टेंट डिफ़िकल्टीज़ होती है एक स्पेसिफिक एरिया ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट में। मतलब कि क्या है, एक बच्चा जो है अंडरलाइंग न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से फेस करता है इसमें, जिसमें कि हम देख सकते हैं परसिस्टेंट का मतलब पहले यहाँ पर है कि जो लगातार उसको देखने को मिल रहा है कि एक बच्चा एक ही पर्टिकुलर उसको डिसऑर्डर है जो वो बार बार उसमें देखने को मिल रहा है। और अंडरलाइंग न्यूरो डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर है कि जहाँ जो एक ऐसा ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जहाँ पे ये अफेक्ट करता है डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल ब्रेन फंक्शन होगा, या अफेक्ट करेगा इमोशनल लर्निंग एबिलिटी को, सेल्फ कंट्रोल को और मेमोरी को, जो कि बार बार देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी इतना प्रॉपर्ली बच्चा ओवरकम नहीं कर पाता है डिसेबिलिटी में। और इसमें मेनली इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक, कॉग्निटिव एंड एनवायरनमेंट फैक्टर्स भी हैं जो कंसीडर किए जा सकते हैं। इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक, कॉग्निटिव और एनवायरनमेंट फैक्टर से मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि अगर बच्चा है वो माल न्यूट्रिशन, उसके चाइल्डहुड में माल न्यूट्रिशन फेस किया, तो ड्यूरिंग द चाइल्डहुड वो कहीं ना कहीं उसके इन्फ्लुएंस करेगा पर्सन की जो जीन्स हैं उस पर भी, उसकी या तो हाइट पे इफेक्ट हो सकता है, वेट पे, कॉग्निटिव एबिलिटी उसकी अच्छे से नहीं होगी, बट उसको हम, जिसकी हाइट या वेट कम है बट उसको हम डिसेबल नहीं कह सकते हैं, बट हम ऐसे कह सकते हैं कि वो अगर ज़्यादा लेवल पर उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो वो उसकी ग्रोथ को बहुत ही लेवल पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आगे फॉर उसकी लाइफ लॉन्ग जर्नी के लिए, जो कि उसकी मेंटल एबिलिटी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। देन लर्निंग डिफ़िकल्टी में हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनकी पोटेंशियल होती है कि वो अचीव कर सकते हैं एक अगर उनको प्रॉपरली जाए या सपोर्ट किया जाए, मतलब बेस कुछ भी इंस्ट्रक्शन बेस्ड उनको प्रॉपरली स्ट्रैटेजीज़ के साथ इंफॉर्मेशन दी जाए डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए, तो वो उनके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो उसको ठीक कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। बट वेयर एज अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो इसमें एक यही फीचर है मेनली कि जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एक बच्चे को, इस पर डिफ़िकल्ट हो जाता है, डिफ़िकल्टी कॉन्टीन्यूज़ टू एग्जिस्ट, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं कॉन्टीन्यू रहती है, वो फिर भी रहती है अगर कितना भी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन हो या इंटरवेंशन हो, बट स्टिल वो डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी।
देन डजेंट अफेक्ट द जनरल इंटेलिजेंस। सो डजेंट अफेक्ट द जनरल इंटेलिजेंस डिफ़िकल्टी में हम बात करें कि यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है। मतलब इसमें जनरल इंटेलिजेंस में हमारा आ गया जैसे कॉग्निटिव, हमारे ब्रेन से रिलेटेड कुछ टैलेंट्स लाइक रिसीव करना, उसको लॉजिकली सोचना या समझना, वो एक लेवल पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और बच्चा जो यहाँ पर लर्न न्यू थिंग्स कर सकता है, सॉल्व कर सकता है इश्यूज़ को, अगर उसको सिखाया जाए प्रॉपर्ली। वेयर एज लर्निंग डिसेबिलिटी में अफेक्ट ओवरऑल कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट, फंक्शनिंग जो है यहाँ पर ब्रेन की बहुत ज़्यादा लेवल पर मतलब अच्छी नहीं होती है, वो ओवरकम भी नहीं की जा सकती है प्रॉपर्ली। लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है, प्रॉब्लम्स हैं जो अफेक्ट करती हैं ब्रेन्स की एबिलिटी को, जैसे हमने बात की रिसीव में, परसीव में, एनालाइज या स्टोर इन्फॉर्मेशन में। बट इसको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर अर्ली चाइल्डहुड में उस चीज़ को डायग्नोस कर लिया गया है, उसके ऊपर काम करके उसको ठीक किया जा सकता है। बट डिसेबिलिटी में क्या है, एक पर्सन नॉट इन दिस अ पर्सन नॉट ओनली अफेक्ट द वे पर्सन लर्न्स, मतलब इसमें जो न्यू चीज़ें सीख रहा है, ओनली अफेक्ट मतलब सिर्फ उस पर इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट उसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ, पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको अफेक्ट करती रहती है डिसेबिलिटी में। और डिफ़िकल्टी में देखिए, पर्सन फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन, मतलब बच्चे को मुश्किल होती है किसी इन्फॉर्मेशन को समझने में, लेकिन वो उसको हैंडल कर सकता है इंडिपेंडेंटली। बट डिसेबिलिटी की बात करें तो एक पर्सन जो है उसको बहुत मुश्किल होता है इन्फॉर्मेशन को समझना, एंड कैन नॉट कोप अप इंडिपेंडेंटली, और वो कोप अप नहीं कर पाता है इंडिपेंडेंटली, उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है। देन लर्निंग डिफ़िकल्टी जो है कैन बी फुली क्योर्ड, इसको अच्छे से पूरी तरह से क्योर भी किया जा सकता है अगर पूरे फोकस किया जाए अर्ली स्टेज ऑफ चाइल्डहुड पे। बट वेयर एज लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो है उसको पूरी तरह से क्योर नहीं किया जा सकता, चाहे कितनी भी अर्ली इंटरवेंशन के साथ इफ़ेक्ट मतलब उस इंस्ट्रक्शन दी जाए या ट्रेनिंग दी जाए, बट प्रॉपरली इसको क्योर नहीं किया जा सकता। सो अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड डिसऑर्डर्स। सो फर्स्ट वी हैव डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के बारे में बात करेंगे कि डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया जो है एक लैंग्वेज प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, मतलब कि जिस बच्चे को रीडिंग में या कॉम्प्रीहेंशन में प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पा रहा है, ट्रबल है उसको, किस में कनेक्शन नहीं बना पा रहा है, लेटर्स में या उसके साउंड्स में, स्पेलिंग्स के साथ, और वर्ड्स को अच्छे से रिकॉग्नाइज पहचान नहीं पा रहा है, तो वो बच्चा है प्रॉब्लम है उसको डिसलेक्सिया की, मतलब रीडिंग प्रॉब्लम है उसको, वो अच्छे से मीनिंग नहीं समझ पा रहा है, वर्ड्स को नहीं पहचान पा रहा है, तो ये सब। तो इसमें मेनली आ जाता है हमारा कि डिफ़िकल्टी है उसको डिकोड करने में किसी वर्ड को, कि उसका प्रॉपर फेनेमिक अवेयरनेस, मतलब कैसी साउंड निकलेगी, क्या बोलेंगे उसको नहीं अच्छे से पता चलेगा, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा इंडिविजुअल साउंड्स को या वर्ड्स को विद इन जो भी वर्ड्स हैं वो। और ऑफन गोज़ डायग्नोस्ड फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी सालों तक, मतलब टाइम लग जाता है इसको डायग्नोस करने के लिए। और ये रिज़ल्ट करता है लाइक ट्रबल होता है बच्चे को रीडिंग में, ग्रामर में, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मतलब समझने में, और अदर ग्रामर कुछ स्किल्स। बट इस तरह के बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट मेमोरी होगी उसकी, इशू होगा उसको विद टाइम मैनेजमेंट के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्टी होगी कि वो अंतर कर पाए लेफ़्ट और राइट, मतलब डायरेक्शंस में अंतर नहीं कर पाएगा अच्छे से। डिफ़िकल्टी होगी उसको अपने एक्सप्रेस करने में, थॉट्स को अच्छे से थॉट्स नहीं एक्सप्रेस कर पाएगा, और किसी भी रिवर्सिंग द पोजीशन ऑफ लेटर्स को रिवर्स करने में प्रॉब्लम होगी, डिलेड स्पीच होगी। इसका एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे वो बी को डी लिख सकता है, या कुछ वर्ड जैसे नाउ को वो वन पढ़ सकता है, या लेफ़्ट को फेल्ट, इस तरह के कुछ वर्ड्स जो है बच्चा मतलब ट्रेट्स है डिसलेक्सिक स्टूडेंट के। नेक्स्ट इज़ डिसग्राफिया। सो डिसग्राफिया में अब हम देखेंगे कि एक बच्चा जो है उसको लिखने में प्रॉब्लम आती है, मेनली उसकी पुअर हैंडराइटिंग होगी, तो उसको हम डिसग्राफिक स्टूडेंट कहेंगे। और इस तरह की जो डिसऑर्डर है वो कॉज करता है कि मतलब वो अच्छे से, एक तो अच्छे से पकड़ नहीं पाएंगे, ग्रिप उनकी अच्छी नहीं होगी पेंसिल की, ऑकवर्डली होल्ड करेंगे पेन या पेंसिल को, और उनको ट्रबल होगा कि वो कन्वर्ट कर पाएँ अपने थॉट्स को इन राइटिंग या ड्राइंग में। वो जो उनके थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, वो उसको अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, लिखित रूप में नहीं बता पाएंगे। और इस तरह का जो बच्चा है वो स्ट्रगल करता है कि वो अपने थॉट को राइटिंग में, वेदर स्पेलिंग हो या ग्रामर या वोकेबलरी में, अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। और बच्चा यहाँ पर जो डिसग्राफिक स्टूडेंट है वो लेटर स्पेसिंग उसको नहीं पता चलेगा, कितना स्पेस रिक्वायर्ड है,
कितनी जगह छोड़नी है, पुअर मोटर प्लानिंग होगी उसकी, स्पेशल अवेयरनेस, स्पेशल मतलब कि किसी वस्तु के आकार को वो नहीं अच्छे से पहचान पाएगा, साइज़ या पोजीशन नहीं उसको पता चलेगी, उसको ट्रबल होगा सोचने में और राइटिंग लिखने में एक ही टाइम पर सिमिल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर ना वो सोच और लिख नहीं सकता, मतलब या एक टाइम पे एक ही चीज़ कर पाएगा। हैंड राइटिंग जो होगी इज़ अ हॉलमार्क, हॉलमार्क मतलब एक उसकी ऐसी कुछ खास लक्षण होगा हैंड राइटिंग का जो कि ओनली सिम्टम है, हैंड राइटिंग से पता चलेगा। टायर्स क्विकली व्हेन राइटिंग, और लिखते हुए जल्दी थक जाना। लेटर का जो साइज़ है या शेप है वो इरेगुलर होंगे, और जो भी यूटेंसिल या राइटिंग टूल है वो इम्प्रॉपरली होल्ड करेगा। स्पीक आउट लाउड वाइल राइटिंग, और लिखते समय वो उस चीज़ को ज़ोर से पढ़ सकता है और या फिर मिस कर सकता है या इनकम्प्लीट वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में। सो ये थे कुछ डिस्ग्राफिया के बारे में कि हमको पता चल सकता है कि बच्चा क्या क्या सिम्टम्स होंगे उसके। देन कम्स डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब है जिस बच्चे को प्रॉब्लम होगी अंडरस्टैंडिंग बेसिक अर्थमेटिक कंसेप्ट, मतलब मैथ्स की कैलकुलेशन में, कैलकुलिया का मतलब कैलकुलेशन से है, जिसको प्रॉब्लम होगी मैथ्स के कंसेप्ट से, जिसमें कि फ्रैक्शन आ सकता है, नंबर लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर नंबर्स, कई सारी चीज़ें। और लर्निंग डिसेबिलिटी जो है रिलेट करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जैसे अभी बताया, वो स्ट्रगल करेगा कि जो भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स है या नंबर्स है रीजनिंग में उसको प्रॉब्लम आएगी, और उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है रीडिंग क्लॉक्स को का जो टाइम है वो बताने में, काउंटिंग मनी नहीं अच्छे से कर पाएगा, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा पैटर्न्स को, और मैथ्स के कुछ फैक्ट्स या सॉल्विंग मेंटल मैथ्स नहीं कर पाएगा। उसकी पुअर अंडरस्टैंडिंग होगी साइंस को लेकर, और सिंबल्स को लेकर भी डिफ़िकल्टी होगी कि कैरिंग और बोरिंग, जो हम कैरी वाले सम्स करते हैं, कैरी ऑन हो जाना या बोरो करने वाले, वो उसको नहीं आएंगे, डिफ़िकल्टी होगी। स्ट्रगल करेगा वो कॉन्सेप्ट सच एज मेजरिंग कैसे करना है, टाइम या एस्टिमेटिंग, और वो अनश्योर होगा कि हाउ टू अप्रोच वर्ड मैथ प्रॉब्लम को, वो मैथ प्रॉब्लम को भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। और उसको चैलेंज आएगा काउंट और ग्रुप नंबर्स टुगेदर को ग्रुपिंग कैसे करनी है। सो ये सारी मैथ्स के रिगार्डिंग है, जिसको हमने डिसकैलकुलिया कहा गया है, लर्निंग डिफ़िकल्टी। नाउ व्हाट इज़ डिस्प्रेक्सिया? इसका मतलब है डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, कि जो बच्चा है उसको, जो उसकी डेवलपमेंट मूवमेंट है बॉडी की, ग्रोस मोटर स्किल या फाइन मोटर, उसमें कोऑर्डिनेशन अच्छे से वो नहीं बना पाएगा। उसको क्या डिसऑर्डर होगा इन्वॉल्व, एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा मसल फंक्शंस के, जिसमें फाइन या ग्रोस मोटर स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, और इफ़ेक्ट करेगा उसके कुछ या ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छे से कर पाना, स्पीच और लैंग्वेज जो है उसमें, सेंसरी, फिजिकल और स्टैमिना, इमोशन, सेंसेस, ये सब चीज़ों में डेवलपमेंट में उसको प्रॉब्लम आएगी। पुअर बैलेंस एंड पोस्चर, उसका या तो अच्छे से पोस्चर नहीं होगा, पुअर हैंड टू आई कोऑर्डिनेशन, मतलब कहीं चीज़ कहाँ रखी और वो हैंड के साथ उस चीज़ को ग्रैब नहीं कर पा रहा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन ठीक नहीं होगा, डिफ़िकल्टी होगी उसको चीज़ों को पकड़ने में, टू हार्ड या टू सॉफ्ट, अंडर या ओवर सेंसिटिव हो सकता है कि वो स्मेल या तो उसको बिल्कुल ना पता चले या बहुत ज़्यादा आ रही है। टेस्ट, टेम्परेचर एंड पेन की बात करें, ईज़िली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, इमीडिएट ग्रैटिट्यूड वो चाहेगा, देन कॉन्टीन्यूसली बोल सकता है, बोलता रहेगा या रिपीट करेगा अपने आप को। तो ये सारे साइंस जो हैं डिस्प्रेक्सिया एक बच्चे के हैं। देन कम्स ADHD। अब ADHD का क्या है? ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि अटेंशन डेफिशिट, जिस बच्चे में अटेंशन की कमी होगी, डेफिशिट होगा, और हाइपर एक्टिविटी और एक्टिव बहुत ज़्यादा होगा, मतलब कि जो बच्चा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोस किया जाएगा उसके चाइल्डहुड में, और ऑफन लास्ट कब तक रहते हैं? अडल्टहुड तक रहेगा, अगर उसको ओवरकम नहीं किया जा सकता स्ट्रैटेजीज़ के साथ। तो ट्रबल पेइंग अटेंशन, बच्चा अटेंशन नहीं अच्छे से देगा किसी चीज़ को, और उसके जो इम्पल्सिव बिहेवियर है कंट्रोल करने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, और वो किस तरह से एक्ट करेगा विदाउट एनी थॉट, थिंकिंग के बिना ही बस अपने एक्ट कर रहा है वो, क्योंकि बहुत हाइपर एक्टिव है। एंड व्हाट द रिज़ल्ट विल बी, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा रिजल्ट्स के बारे में, क्योंकि वो ओवरली एक्टिव है, और वो किसी भी चीज़ को ज़्यादा देर तक अटेंशन नहीं दे पाएगा, डिटेल्स को तो स्पेशली, और केयरलेस मिस्टेक्स करेगा। ट्रबल होगा उसको लिसनिंग क्लोजली, किसी चीज़ को डायरेक्टली सुनने में,
और बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा किसी भी अनरिलेटेड थॉट से या स्टिमुलाई से। स्टिमुलाई मीन्स कोई भी एक उसमें जो एक्टिविटी एक्टिव कर रहा है उसको रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, मतलब उससे वो बड़ा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनएबल टू सिट स्टिल, एक जगह पर नहीं बैठ पाएगा। डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाएगा, या डिफ़िकल्टी होगी उसको चुप रहने में, अटेंटिव रहने में। और लैक ऑफ मोटिवेशन होगा। लैक ऑफ मोटिवेशन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो बच्चा है उसमें लाइक डोपामिन नहीं, लोअर डोपामिन्स होते हैं एडीएचडी स्टूडेंट्स में। डोपामिन्स एक ऐसा हमारा केमिकल लाइक जो हमको हेल्प करता है हमारे हैप्पीनेस के लिए, हमको मोटिवेटेड रखना, बट उसके अंदर एडीएचडी स्टूडेंट के अंदर वो कम होते हैं, जो कि उसको ब्रेन एबिलिटी मतलब रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है कि कौन सा रिवॉर्ड है, और वो रिवॉर्ड को सीख नहीं कर पाते। तो इसीलिए लैक ऑफ उनके अंदर मोटिवेशन होता है, जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो अनमोटिवेटेड रहती है और वो कोई भी डायरेक्शन में काम करते रहते हैं। मूड स्विंग्स होगा उनके अंदर, कभी भी मूड बदल जाएगा और इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। तो ये सारे हमारे एडीएचडी स्टूडेंट्स के हैं, या लर्निंग डिफ़िकल्टी हम कहेंगे कि इस तरह की एडीएचडी बच्चों में देखने को मिलती है। सोचते हैं कि क्या कॉज हो सकता है लर्निंग डिफ़िकल्टी का, कि किस वजह से होता है लर्निंग डिफ़िकल्टी मेनली। सो हेरिडिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल हेरिडिटी हम कहेंगे कि अगर पेरेंट्स को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी थी या डिफ़िकल्टी थी, तो ये बहुत लाइकली है कि मतलब हम कह सकते हैं इजीली कि वो डेवलप हो सकता है सेम ऑर्डर में उनके बच्चों को। हेरिडिटरी मतलब आगे आगे वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कह सकते हैं। इलनेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर बर्थ, अगर कोई इलनेस है बर्थ के टाइम पर, ड्यूरिंग द बर्थ और बर्थ के बाद भी, जैसे अगर सपोज़ एक प्रेग्नेंट लेडी है जो अल्कोहल को कंजम्पशन कर रही है या ड्रग का, तो कहीं ना कहीं फिज़िकल ट्रॉमा या लो बर्थ वेट, प्री मैच्योर और प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से ये सब चीज़ें अफेक्ट कर सकती हैं लर्निंग डिफ़िकल्टी पर। देन स्ट्रेस ड्यूरिंग इन्फेंसी, अगर इन्फेंसी के टाइम पर स्ट्रेस है, जैसे हाई फीवर हो गया, हेड इंजरी, पुअर न्यूट्रिशन की वजह से, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं या ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करती है लर्निंग डिफ़िकल्टी को। देन कम्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है सबसे मेजर रोल प्ले करता है कहीं ना कहीं, जिसमें कि हम कह सकते हैं अगर इंक्रीज एक्सपोजर हो रहा है टॉक्सिन, मतलब लाइक टॉक्सिन जो हमारे ऐसे सब्सटेंस जो बिजनेस हैं इन पेंट, जैसे टॉय, क्रैमिक्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ों में टॉक्सिन्स होता है। तो अगर ये भी ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है बच्चे इसके साथ ज़्यादा एक्सपोजर कर रहे हैं, तो वो लर्निंग डिफ़िकल्टी में कॉज बन सकता है। हम मेनली बात करेंगे रेंज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टी। अब रेंज हम इसकी देखेंगे कि रेंज किसको कहा गया है। स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर एंड प्रोफाउंड जो है, इन सभी को कहा गया कि जनरलाइज लर्निंग डिफ़िकल्टी अंदर इसको हम कह सकते हैं। और वेरिंग सेवरिटी मतलब अलग अलग लेवल पर जो ये डिफ़िकल्टी आती है, या तो माइल्ड हो सकती है, या मॉडरेट, या सिवियर, या प्रोफाउंड हो सकती है, 4 तरह की। तो इसके अंडर अगर हम देखते हैं, पहले बच्चे को डायग्नोस करते हैं कि किसके अंडर आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजीज़ फॉलो की जाएंगी या सपोर्ट किया जाएगा बच्चे को। इसको हम जो जनरलाइज लर्निंग डिफ़िकल्टी को लर्निंग डिसेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो अब समझते हैं, पहला हमने देखा माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब माइल्ड से क्या मतलब है? माइल्ड लर्निंग डिसेबिलिटी जो मतलब हल्का सा हो, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो, नॉट वेरी बैड, मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं है बच्चे पर, थोड़ा है जो ओवरकम किया जा सकता है, हम कह सकते हैं। देन कम्स मॉडरेट लर्निंग डिसेबिलिटी। मॉडरेट मतलब मध्यम स्तर का हो, जो ना ज़्यादा, जो ना ही बहुत ज़्यादा हो और ना ही बहुत कम हो, ठीक ठीक हो। देन सिवियर, सिवियर में आएगा हमारा कि बहुत कठोर, गंभीर, हम कह सकते हैं एक्सट्रीमली बैड और सीरियस हो सकता है। देन इससे भी ज़्यादा जो हम कह सकते हैं वो आता है हमारा प्रोफाउंड, जो हम कह सकते हैं डिफ़िकल्ट टू क्योर, ठीक है। ये अत्यधिक प्रबल होगा, बहुत ज़्यादा ग्रेट लेवल पर होगा, और जिसको फील किया जा सकता है वेरी स्ट्रांगली। तो इसको जनरल वे में जनरलाइज्ड लर्निंग डिफ़िकल्टी की कुछ रेंजेस बताई गई हैं। देन अगर हम अब बात करें इन सब की, जो आइडेंटिफाई किया जाता है एक बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी को एज अ गाइड लिया जाता है एक इंडिविजुअल लर्निंग एबिलिटी में, जिसमें हम अटेन कर सकते हैं
अलग अलग लेवल पर कि किस तरह का सपोर्ट जो है एक इंडिविजुअल को मिलेगा ताकि वो न्यू स्किल्स को सीख सके, एनेबल हो सके कि उसको अच्छे से उसकी रेंज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग उसको जो है सपोर्ट देकर वो फुल्ली जी सके और मीनिंगफुल लाइफ वो है बिता सकें। और जो फोकस है वो देखा गया है कि यहाँ पर मेनली इंडिविजुअल के ऊपर होना चाहिए कि उसको लेबल नहीं करना है मेनली इन सब रेंजेस के साथ, बट उसकी रेंज जानकर उसके ऊपर काम करना हमारा मेन फोकस होगा यहाँ पर। टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं कि कितना रेंज होता है, लाइक क्या क्या है इसमें। माइल्ड की अगर हम बात करें ये इंक्लूड करता है अबाउट 85% ऑफ पीपल इसके अंदर फॉल करते हैं, बट मॉडरेट में देखा गया कि अराउंड 10% ऑफ इंडिविजुअल्स आते हैं। देन सिवियर की बात करें 3 to 4% ऑफ दिस पॉपुलेशन आती है, जिसमें कि हम कह रहे थे बहुत कठोर या एक्सट्रीमली बैड और सीरियस। देन प्रोफाउंड जो इससे भी ज़्यादा है उसमें सिर्फ 1 या 2% कैटेगरी के है वो फॉल करते हैं। देन माइल्ड जो है, माइल्ड में हम कहते हैं कि कुछ जो एकेडमिक सक्सेस है उसको अचीव किया जा सकता है, स्ट्रैटेजीज जो उसके अकॉर्डिंग फॉलो करके उसको ओवरकम किया जा सकता है। मॉडरेट में एडिक्वेट कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इज़ मोर लिमिटेड। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट जो है अंडरस्टैंड, उसको थोड़ा सा लिमिटेड है और मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ठीक ठाक। और जो कम्युनिकेशन है सिवियर में बात करें, स्किल्स आर वेरी बेसिक, यहाँ पे बहुत ही बेसिक होंगे सिवियर में, ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होंगे। और प्रोफाउंड में पर्सन जो है इज़ डिपेंडेंट अपॉन अदर्स, मतलब वो पूरी तरह से दूसरे पर निर्भर होगा, अपने जो डेली बेसिस के कुछ केयर है या बेसिक फंक्शंस है वो करने के लिए भी डिपेंडेंट होगा। देन माइल्ड में यूजुअली मीट एलिमेंट्री एकेडमिक लेवल्स, तो इस तरह के जो बच्चे होंगे या पर्सन्स होंगे माइल्ड में, वो मेनली एलिमेंट्री एकेडमिक लेवल को अचीव कर सकते हैं या उससे ज़्यादा भी विद सफिशेंट सपोर्ट के साथ। और मॉडरेट में बात करें, बच्चा यहाँ पे इंडिपेंडेंट एम्प्लॉयमेंट अचीव कर सकता है, ठीक है, और उसको लिमिटेड दैट रिक्वायर लिमिटेड कंसेप्चुअल और सोशल स्किल के साथ वो ये सब चीज़ें कर सकता है। बट सिवियर में बात करें, सेल्फ केयर रिक्वायर्स डेली असिस्टेंस, यहाँ पर उसको डेली केयर की ज़रूरत पड़ेगी, असिस्टेंस होगी। और कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर हम बात करें प्रोफाउंड में, वो क्वाइट लिमिटेड होंगे, ज़्यादा स्तर पर नहीं होंगे। कैन लिव इंडिपेंडेंटली, बच्चा जो है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है अपनी कम्युनिटी में विद मिनिमम लेवल ऑफ, मतलब उसको ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए, बट चाहिए है प्रॉपर ज़्यादा वाला नहीं, वो रह सकता है इंडिपेंडेंटली में। सिवियर में रिक्वायर्ड सेफ्टी सुपरविजन, उसको सुपरविजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और सपोर्टिव असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा, तो ये सब था। इसके रेंजेस के अकॉर्डिंग बच्चे पे काम किया जाएगा ताकि वो हम देख सकें कि क्या क्या बच्चा किस चीज़ से फेस कर रहा है, कितने लेवल पर, कौन सी रेंज पर है, ताकि उसको अच्छे से हम डायग्नोस और रेमेडीज़ दे सकें। अब इसमें कुछ लेवल्स हमारी इंटेलिजेंस के बारे में हम टेबुलर, ये जो टेबल है इसमें देखेंगे क्या दिखा रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी इन रिलेशन टू एवरेज इंटेलिजेंस बता रहा है विद आईक्यू के साथ, क्वेश्चन इंटेलिजेंट क्वेश्चन के साथ बता रहा है ऑफ 100 को, जो 100 के लेवल में मेजर किया गया है एज इंटेलिजेंट टेस्ट के तौर पे। तो लेवल ऑफ डिसेबिलिटी अगर माइल्ड में देखा गया कि आईक्यू लेवल जो है वो 50 to 70 होगा, और जो मेंटल एज, कितने मेंटल एज के साथ, 9 to 12 ईयर्स के बच्चे की जो मेंटल एज है, मेंटल एज इतने एज ग्रुप के बच्चे की जो मेंटल एज की हम बात कर रहे हैं, तो उसका आईक्यू कितना होगा, 50 to 70। देन मॉडरेट की बात करें, आईक्यू लेवल होगा 35 to 49, तो मेंटल एज कितना हो गया, 6 to 9 ईयर्स। देन सिवियर में आईक्यू लेवल 20 to 34 एंड मेंटल एज कितना होगा, 3 to 6 ईयर्स। देन प्रोफाउंड की बात करें, आईक्यू लेवल इज़ 20 to 25, कितने एज ग्रुप के बच्चों का, मेंटल एज ऑफ लेस देन 3 ईयर्स। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म जो यूज़ किए, इंटेलिजेंट क्वेश्चन अगर देखना है तो रेशियो बिटवीन कैसे चेक किया जाएगा, रेशियो बिटवीन मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज जो बच्चे की है उसके साथ। और CA जो यहाँ पर डिटरमाइन करता है द डेट ऑफ बर्थ, जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो। और MA जो है वो डिटरमाइन करता है फ्रॉम द इंटेलिजेंट टेस्ट, जो भी उसका इंटेलिजेंट टेस्ट होगा वो। हम कुछ देखेंगे क्या फैक्ट है। डिसलेक्सिया, अगर हम बात करें डिसलेक्सिया की, तो जो हमारे ये कुछ पर्सन्स है किन किन को था हम ये जानेंगे इसमें। अभिषेक बच्चन, इंडियन बॉलीवुड एक्टर जो है, उनको डिसलेक्सिया
था। देन रिचर्ड ब्रेंसन इंग्लिश इंटरप्रेन्योर में देखा गया। टॉम क्रूज अमेरिकन एक्टर, डिसलेक्सिया के ट्रेट्स देखे गए। देन डिस्ग्राफिया की बात करें, अगैथा क्रिस्टी नॉवलिस्ट जो है वो, एल्बर्ट आइंस्टाइन फेमस साइंटिस्ट, थॉमस एडिसन फेमस साइंटिस्ट, इनमें डिस्ग्राफिया देखा गया। देन डिस्कैलकुलिया बेंजामिन फ्रैंकलिन फाउंडिंग फादर ऑफ यूएसए, बिल गेट्स फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, थॉमस एडिसन फेमस साइंटिस्ट, इनमें डिस्कैलकुलिया देखा गया। देन डिस्प्रेक्सिया डैनियल रेडक्लिफ हॉलीवुड एक्टर, एल्बर्ट आइंस्टाइन जो फेमस साइंटिस्ट है, उनमें डिस्प्रेक्सिया देखा गया। देन ADHD साइमन बाइल्स अमेरिकन जिमनास्ट, माइकल फेलिप्स अमेरिकन स्विमर, एडम लेविन अमेरिकन म्यूजिशियन, इनमें ये जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं ये देखी गई। ओके, सो कंक्लूजन में हम देख सकते हैं कि कंक्लूड करें अगर इसको, तो हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं, अगर हम बात करें उन बच्चों की जिनको कुछ डिसेबिलिटीज़ है, और उन डिसेबल्ड बच्चों को अगर एक इंक्लूसिव क्लासरूम प्रोवाइड किया जाता है, वहाँ पर उनको डेवलप किया जा रहा है विद ऑल अदर पीयर्स जो नॉर्मली जो कोई डिसेबल नहीं है या गिफ्टेड बच्चों के साथ, तो उनमें देखा गया है वो लाइकली टू डेवलप वेल एकेडमिकली, सोशली और इमोशनली वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, वो अचीव कर पाएंगे एकेडमिक लेवल को, देन दोज जिनको सेक्ल्यूड कर दिया गया, मतलब उनको इन बच्चों से या इस तरह के जो डेवलपिंग एनवायरनमेंट से सेक्ल्यूड अलग रखा गया है, तो वो इतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इंक्लूजन जो है वो हेल्प कर रहा है ऐसे बच्चों की कि जो स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स हैं उनको सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट की एनहांस कर पा रहा है। रिगार्डलेस उनके स्टूडेंट्स की एबिलिटी और डिसेबिलिटी के रिगार्डलेस वो डिज़र्व करते हैं कि उनको ट्रीट किया जाए इक्वली और रिज़ाइड करें इन अ जनरल एजुकेशन क्लासरूम में ही। उनको ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिसमें वो और बच्चों के साथ सीख सके, डेवलप कर सके अपने आप को अच्छे से। बस क्या चाहिए उनको, हेल्प चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जिसमें कि स्ट्रैटेजीज जो है एक टीचर या इंस्ट्रक्टर जो है अलग अलग तरीके से हर एक बच्चे को इंडिविजुअली उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजीज जो है अप्लाई करके सिखाया जा सकता है। हर एक बच्चा जो है डेवलप हो सकता है अगर उसको एट द अर्लियर चाइल्डहुड फोकस किया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए। थैंक यू, दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द लाइक बटन ऑल्सो, और वो नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अब अगली नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। और कि कोई फ्रेंड हैं जिनको ये टॉपिक नहीं समझ आया तो आप उनको भी प्लीज़ शेयर करें। एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज़। और अगर आपको इसी तरह से और किसी टॉपिक पे समझना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट ऑल्सो।